नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास की जब भी बात होगी, सम्राट हर्षवर्धन की चर्चा के अभाव में इसे अपूर्ण माना जाएगा। वे भारतीय शासकों में उच्चादर्शों के ऐसे प्रतिमान थे जिन्होंने तत्कालीन दो प्रमुख मान्यताओं सनातन व बौद्ध के साथ अपने जीवन और राज्य में सामंजस्य बनाए रखा। सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से उनका युग विवेचना में चमचमाता हुआ दिखाई पड़ता है। उनके शासन में रचनात्मकता और विद्वानों का आदर और प्रोत्साहन था। इसके अतिरिक्त स्वयं हर्षवर्धन भी महान कवि और विद्वानों में गिने जाते हैं। शासक के रूप में सम्राट हर्षवर्धन की योग्यता असाधारण और निर्विवाद रही है। आज मैं एक रोचक प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ हूं, जहां मध्यकालीन विद्वानों ने सम्राट हर्षवर्धन की रचनाओं को उनका मौलिक नहीं माना है, अपितु अनेक साक्ष्यों के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि सम्राट की कविताएं व नाटकों को धावक नाम के विद्वान ने लिखा और अपनी कृतियों को अपार धन लेकर सम्राट हर्षवर्धन को बेच दिया। क्या कवि और नाटककार धावक की यही रचनाएं कालांतर में सम्राट हर्ष द्वारा रचित मान ली गई हैं? इस गंभीर प्रश्न की विवेचना आवश्यक है। इससे तत्कालीन राजनैतिक परिदृश्य ही साफ नहीं होता, साहित्यिक गतिविधियों पर भी सुस्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त होता है। हर्षवर्धन पर मध्यकालीन विद्वानों द्वारा लगाए गए ऐसे गंभीर आरोपों पर बात करने से पहले यह जानते हैं कि सम्राट के दरबार में साहित्यकारों और विद्वानों की क्या स्थिति थी। हर्षचरित को कैसे भुलाया जा सकता है, जिसके रचयिता और विद्वान वाणभट्ट का नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है। हर्षचरित में सम्राट हर्ष के प्रारंभिक जीवन का वृत्तांत उनके दरबारी कवि और विद्वान वाण ने रचा है। यह जानना भी महत्व का हो सकता है कि हर्षचरित एक अपूर्ण रचना है। इसे वाण ने क्यों पूरा नहीं किया, यह कारण अज्ञात है। आश्चर्य यह कि वाण की एक अन्य प्रमुख रचना कादंबरी भी अधूरी रह गई थी, जिसे पूरा उनके ही पुत्र भूषण भट्ट ने किया। यदि आपने कादंबरी पढ़ी है तो रचना में जिस स्थान पर कादंबरी का शोक वर्णित है, वहां से आरंभ कर समाप्ति तक का संपूर्ण कार्य भूषण भट्ट का है। वाण की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं चंडी शतक तथा पार्वती परिणय है। इस कड़ी में यदि हम बात करें मयूर कवि की, तो वे राज दरबार के प्रभावी सदस्य प्रतीत होते हैं, जिनकी प्रमुख रचनाएं सुभाषितावली, मयूर शतक तथा सूर्य शतक हैं। एक किंवदंती प्रचलित है कि उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। तत्पश्चात उन्होंने सूर्य शतक की रचना की और रोग मुक्त हो गए। सूर्य शतक में सूर्य देव की वंदना के 100 श्लोक हैं। रोचक तथ्य यह भी है कि उनका कवि वाणभट्ट से पारिवारिक संबंध था। कुछ के अनुसार वे वाणभट्ट के बहनोई और कुछ के अनुसार उनके श्वसुर थे। हर्षवर्धन के दौर में जाति प्रथा कठोर बंधन प्रतीत नहीं होती, अपितु विद्वानों का जाति, धन और प्रतिष्ठा की सीमाओं से आगे बढ़कर सम्मान था। ऐसे ही हर्ष के दरबारी कवि थे मातंग दिवाकर, जिन्हें जाति के दायरों और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर देखना होगा, क्योंकि अपनी प्रतिभा और विद्वत्ता के बल पर वे महाराजा हर्ष के विशेष कृपा पात्र थे। उनका राजा ही नहीं, दरबारियों और प्रजा में भी सम्मान था। इसे समझने के लिए सारंगधर की कृति पद्यति का यह पद देखें। अहो प्रभावो वाग्देव्यायन मातंग दिवाकरः श्रीहर्ष्याभवत श्रभ्यः सभो वाण मयूरयोः
जिसका अर्थ है वाग्देवी में इतनी अधिक शक्ति है कि मातंग दिवाकर भी हर्ष के लिए वाण और मयूर के समतुल्य दरबारी थे। इसी क्रम में विद्वान कवि ईशान की चर्चा भी आवश्यक हो जाती है। ईशान की कृतियों के विषय में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, तथापि उनका नामोल्लेख अनेक स्थानों पर समकालीन दरबारी रचनाकारों के साथ प्रतीत होता है। उपरोक्त कवियों के अतिरिक्त उस समय के ख्याति प्राप्त विद्वान शीलभद्र, ज्ञानभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमति, स्थिरमति, प्रभामित्र, जिनमित्र आदि प्रमुख हैं। हर्ष युग के अन्य रचनाकारों में किरातार्जुनियम के रचयिता भारवी, वासव दत्ता के रचयिता सुबंधु, जानकी हरण के रचयिता कुमारदास आदि प्रमुख हैं। यह जानकारी भी महत्व की है कि प्रसिद्ध विद्वान दंडी भी हर्ष के समकालीन थे, परंतु उन्होंने अपनी रचनाएं, जिनमें 10 कुमार चरित तथा काव्यादर्श प्रमुख हैं, को हर्ष के मृत्यु के बाद ही सृजित किया था। यहां तक तो स्थिति सामान्य है, जब तक कि हम कवि धावक पर बात नहीं करते। कौन थे धावक? उनकी कौन कौन सी रचनाएं उपलब्ध हैं? हर्ष के दरबार में उनका क्या स्थान था? इसे जानने से पहले यह समझते हैं कि सम्राट की वे कौन कौन सी कृतियां हैं जो उनकी साहित्याभिरुचि का परिचय प्रदान करती हैं। सम्राट हर्षवर्धन के 2 प्रेम नाटक बहुचर्चित हैं। पहला है रत्नावली और दूसरा है प्रियदर्शिका। यदि रत्नावली की बात करें तो यह वत्सराज उदयन और लंका की राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कथा है। कथानक है कि लंका की राजकुमारी रत्नावली का पोत समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। राजकुमारी के प्राणों की रक्षा कौशांबी के एक व्यापारी द्वारा की जाती है। उदयन की रानी वासव दत्ता की दासी के रूप में सेवा करती हुई उसकी मुलाकात राजा से होती है। उदयन और रत्नावली की प्रेम कहानी अनेक उतार चढ़ावों भरी है, किंतु सुखांत है। इसी क्रम का अगला ग्रंथ है प्रियदर्शिका, जो कि 4 अंकों में विभाजित एक नाटिका है। यह नाटक भी सम्राट उदयन की प्रणय गाथा है। हर्षवर्धन द्वारा रचित 5 भागों में एक महत्वपूर्ण नाटक है नागानंद। इस नाटक में हर्ष का धार्मिक चिंतन सामने आता है। ह्वेनसांग शीलादित्य की एक कृति अष्टंबा श्री चैत्य संस्कृत स्तोत्र का उल्लेख करते हैं। संज्ञान में ले कि शीलादित्य हर्षवर्धन का विरुद्ध है। इसका प्रयोग अनेक स्थानों पर सम्राट के लिए ही किया गया है। इसी क्रम में रचना है बोधिसत्व जीवमूत वाहन की कथा। यह रचना पद्यात्मक है, अर्थात संगीत पदों में है। चीनी इतिहासकार इत्सिंग ने लिखा है कि इसका अभिनय शीलादित्य नृत्य के साथ करवाते थे और इसी तरह उसका प्रचार होता था। हर्ष की एक अन्य रचना है सुप्रभात स्तोत्र, जो कि विवादित इसलिए है चूंकि अनेक विद्वानों ने इसे कश्मीर के राजा हर्ष की रचना माना है, न कि सम्राट हर्षवर्धन की। यद्यपि इतिहासकार बुलर सुप्रभात स्तोत्र को शैली के आधार पर हर्षवर्धन की ही रचना मानते हैं। हर्षवर्धन की अन्य रचनाओं की भी चर्चा करते हैं, लेकिन पहले बात धावक की। कवि धावक के विषय में कहा जाता है कि वे ही महाराज हर्षवर्धन कृत 3 नाटकों के वास्तविक रचयिता हैं। इसके लिए उन्हें राजा से भरपूर धन प्राप्त हुआ था। महाराज हर्ष के नाटकों के विषय में कश्मीर के प्रसिद्ध विद्वान मम्मट ने सर्वाधिक कठोर शब्दों में संदेह व्यक्त किया है। काव्य प्रकाश नाम का उनका ग्रंथ है, जिसमें काव्य रचना की विवेचना प्रस्तुत की गई है। हर्ष विरचित जीवमूत वाहन की कथा की व्याख्या करते हुए मम्मट लिखते हैं कि काव्य रचना में कालिदास के समान यश प्राप्त होता है। इसके लिए श्री हर्ष एवं अन्य राजाओं से कवि धावक को धन प्राप्त होता है। कथनाशय यह है कि महाराज हर्ष ने उक्त नाटक को धावक से क्रय कर लिया एवं अपने नाम से प्रकाशित किया। परमानंद नामक विद्वान ने लिखा है कि कवि धावक ने अपनी कृति रत्नावली को राजा हर्ष के हाथ बेचकर बहुत धन पाया। यह भी रेखांकित करने वाला तथ्य है कि हर्ष की प्रसिद्ध रचना काव्य प्रकाश की कुछ
हस्तलिखित प्रतियों में धावक के स्थान पर वाण का नाम मिलता है। यहां इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये तथ्य विवेचना के लिए बिंदु प्रदान करते हैं। सच क्या है? निरपेक्ष विवेचना कहती है कि सम्राट हर्षवर्धन पर यह आरोप सतही है। यदि काव्य प्रकाश की बात करें तो उसकी भाषा सरल सुबोध है जैसी हर्षवर्धन की अन्य कृतियों की, जबकि वाण की भाषा क्लिष्ट और अधिक सुगठित कही जा सकती है। इसलिए काव्य प्रकाश वाण की नहीं हर्षवर्धन की ही रचना हो सकती है, जैसी कि सभी को ज्ञात है। जहां तक कवि धावक का प्रश्न है, वह राजा का दरबारी कवि था, उसकी रचनाएं अब अप्राप्त हैं। कवि मम्मट के आरोपों में अधिक तथ्य इसलिए नहीं है क्योंकि सम्राट हर्षवर्धन का समय 7वीं सदी का है, जबकि मम्मट 11वीं सदी के विद्वान हैं। दोनों विद्वानों के कालखंड में लगभग 400 वर्षों का अंतर है। अतः विवेचना को देश काल परिस्थिति वाले संदेह का लाभ देना ही होगा। हमें यह संज्ञान में लेना होगा कि सम्राट हर्ष पर शंका करने वाले मम्मट के बाद के भी अधिकतम विद्वान 16वीं सदी और पश्चात के हैं, जिनकी टिप्पणी रचना काल से 1000 वर्ष बाद की है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि मौलिक रचना सम्राट हर्ष की रही होगी, जिन्हें धावक जैसे विद्वानों ने संपादित संशोधित करने में अपना योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें धन प्राप्त हुआ था। इस विमर्श को बांसखेड़ा व मधुवन पट्ट के उत्कीर्ण लेख से समझते हैं। ये लेख मुख्यतः हर्ष की ही रचनाएं हैं, जिसके अंत में सम्राट हर्षवर्धन के हस्ताक्षर हैं। स्वहस्तो मम महाराजाधिराज श्री हर्षस्या। यहां वसंत तालिका छंद में लिखे हुए श्लोक संख्या 12-13 में हर्ष ने भाग्य लक्ष्मी को बिजली या पानी के बुलबुले की तरह अस्थिर कहा है। अंत में लिखा है कि मनसा वाचा और कर्मणा प्राणियों का हित करना चाहिए। कर्मणा मनसा वाचा कर्तव्यम प्राणार्भिहितम हर्षेणे तत्समाख्यातन धर्माजनमनोत्तम। इनमें से पद्य 5-6 शार्दूल विक्रणित छंद में हर्ष ने अपने ज्येष्ठ भाई राज्यवर्धन की कपटपूर्ण हत्या का निजी भावना से ओतप्रोत वर्णन किया है। इसका अर्थ यह है कि सम्राट हर्ष की रचना क्षमता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। उनकी विवेचना समकालीन रचनाकारों के मतों के आधार पर ही हो सकती है, न कि मध्यकालीन विद्वानों की। हर्ष काल के विद्वानों में वाण भट्ट से अधिक विश्वसनीय किसका कथन होगा? वाण लिखते हैं, काव्य कथा स्वपीतमृत मध्यमंतरम, अर्थात कवि गोष्ठियों में वह अपना ही अमृत बरसाता था, जिसे उसने किसी अन्य से प्राप्त नहीं किया था। यहां अपना ही अमृत सम्राट की रचनाओं की मौलिकता का परिचायक है। वैसे मध्यकाल के सभी विद्वान मम्मट से सहमत नहीं थे। अनेक हर्षवर्धन की रचनाओं और मौलिकता की भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। 12वीं सदी के ग्रंथकार जयदेव ने अपनी रचना प्रसन्न राघव में लिखा है, हर्षो हर्षो हृदय वसितः, अर्थात महाराजा हर्ष प्रसन्नता अथवा हर्ष के रूप में कविता कामनी के हृदय में बसते हैं। इसी तरह 17वीं सदी के कवि मधुसूदन ने अपनी रचना भाव बोधिनी में महाराजा हर्ष को कवियों में प्रमुख कहा है। कवि जन मूर्धनस्य महाराज श्री हर्षस्य। इन तथ्यों के आलोक में सम्राट हर्षवर्धन की रचनाओं को उनका ही मौलिक कहा जाना सही विवेचना होगी। हर्षचरित में कवि वाण लिखते हैं, हर्ष की सभा राज्य में वेदों, न्याय, व्याकरण, राजर्षि चरित, महाभारत, इतिहास आदि विषय के विद्वान और महाकवि विद्यमान रहते थे। अपनी विद्वत सभा में कवियों के साथ बैठकर सम्राट काव्य चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी किया करते थे। राधा मुकुंद मुखर्जी लिखते हैं, हर्ष ऐसे शासक थे जिन्होंने धार्मिक सांस्कृतिक उद्देश्यों को लेकर समय समय पर निश्चित ढंग से जनसभाएं बुलवाने की प्रथा प्रचलित की। प्रयाग के पंचवर्षीय सम्मेलन में साहित्यिक गोष्ठियों का
आयोजन होता था। हर्ष नाटककार थे और नाटकों के प्रोत्साहक भी। प्रायः नवीन नाटक वार्षिकोत्सव में जनता के प्रमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाते थे। इनमें सम्राट हर्ष की अपनी रचनाओं का प्रस्तुतिकरण भी होता था। सम्राट हर्ष की रचनाएं यदि बुद्ध और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर केंद्रित थी तो सनातन धर्म की विशेषताओं और परिपाटियों का प्रस्तुतिकरण भी थी। हर्ष की रचनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।